नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर आदिकाल की इस क्लास को दोबारा करने वाले हैं क्योंकि कल मैंने आदिकाल की क्लास तो करवाई थी लेकिन उसमें आवाज़ या फिर वो वीडियो ठीक से नहीं चल पाया था, इसलिए हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर देख लेना क्योंकि आदिकाल के सभी अच्छे से रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा। भले ही आपने कितने भी नोट्स पढ़े हों फिर भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 18 से क्वेश्चन रुके थे तो 18 तक थोड़ा हम जल्दी करेंगे और सुपर फास्ट, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा व्याख्या भी बता दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो सही आंसर है हमारा पदावली, जो कि किसकी है? विद्यापति की पदावली है। और ये पदावली मैथिली भाषा में रचना इसकी की गई है, ये ध्यान रखना। विद्यापति ने जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया है। ठीक है, निराला ने जो पदावली है उसके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर का है। और मृगावती पद्मा, ये हम आगे पढ़ेंगे। बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती और इसके नायक का नाम है बीसल देव, याद रखना। बीसल देव रासो की अगर बात करें तो ये नरपति नाला की रचना है जो कि एक वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में विभाजित है, याद रखना। इसके प्रथम खंड में राजमती और बीसल देव का विवाह होता है। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन और चतुर्थ खंड में बीसल देव के द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। ठीक है, तो तीसरा जो खंड होता है उसमें जो राजमती अपने पिता के घर चली जाती है लेकिन बाद में बीसल देव उसे अपनी ससुराल से जाकर वापस लेके आते हैं। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। चरिया पद के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सवरपा। आगे है चरिया पद का, याद रख लेना। चरिया पद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय पर गाया जाता है। पीयू चित्तौड़ना आवियु सावन पहली तीज, ये जो पंक्तियां हैं आप पढ़ लीजिएगा, ये किसकी हैं? तो ये खुमान रासों से पंक्तियां ली गई हैं जो कि दलपति विजय की रचना है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मैं कल करा चुकी थी। जो बच्चे दोबारा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आप लोग अगर नए हो तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखते हैं, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार हमारा आंसर सही हो जाएगा। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। जगनिक ने क्या लिखा है? परमाल रासों की रचना की है। श्रीधर ने रनमल छंद की रचना की है और नरपति नाले की बीसल देव रासों मिलती है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं, सिद्धों और योगियों की, उनको शुद्ध साहित्य नहीं माना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सोमप्रभ सूरी। जबकि हेमचंद्र ने रचना लिखी थी कुमारपाल चरित्र के नाम से। ठीक है, कुमारपाल चरित्र के नाम से। तो और ये अभी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था, है ना। सीधे सीधे प्रश्न आपके इस किताब से बनते हैं, तो जरूर देख लेना, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। और रचनाकारों की अगर बात करें तो कुमारपाल चरित्र लिखा है हेमचंद्र सूरी ने। हम्मीर रासो सारंगधर की रचनाएं और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचनाएं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अब्दुल रहमान। याद रखना, ये देसी भाषा में लिखी गई कोई पहली पुस्तक है जो किसी मुसलमान के द्वारा लिखी गई है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई थी लेकिन इस पर बंगला का भी प्रभाव देखने को मिलता है, याद रखना। विद्यापति की बाकी की यहाँ पर रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, इनको पढ़ लेना। संस्कृत की इनकी रचनाएं मिलती हैं। अवट में 2 रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जबकि मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय मिलता है। ठीक है, 2 रचनाएं मिलती हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि का कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति कृत जो कीर्ति लता है अब अवट की रचना, उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखना। ठीक है, भल्ला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु लज्जियुम तू वंशही जई भग्या घर एंतु, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हेमचंद्र। ठीक है, ये भला हो गया जो युद्ध में ही हमारा
जो कंतु है हमारा, कंतु यानी कि जो पति हैं वो मारे गए, अगर वो घर कायरों की तरह भाग कर आ जाते तो मैं अपनी सखियों को क्या मुंह दिखाती, ये इसमें इसका अर्थ है। आगे हेमचंद्र को याद रखना प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाम माला कोश तथा छंदो अनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक चंपू काव्य लिखा है। कनेपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़े कवि थे। ठीक है, वैसे तो सबसे ऊंचा जो स्थान है साधना में वो किसका है, लुइपा का है, लेकिन कनेपा सबसे बड़े कवि और सबसे बड़े विद्वान थे। कनेपा के गुरु का नाम था जालंधर पा, ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? चारण काल किसने कहा है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल के नाम से पुकारा है। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल की संज्ञा दी है, जबकि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास लिखा है। बाकी के ये जो नामकरण है वो आप याद रखना। राहुल सांकृत्यायन का पूछा जाता है, सिद्ध सामंत काल है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? अमीर खुसरो तो ये आदिकाल से संबंधित है। आगे है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में हुआ था और 1325 में निधन हुआ था। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, जो पूछा जाता है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण का मतलब है कि उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं को बैठते हुए राजगद्दी पर देखा था, लेकिन 8 ऐसे शासक थे जिनके राज दरबारी कभी भी वो रह चुके हैं। ठीक है, जिनके राज दरबार में भी रहे थे और वैसे बचपन से ही उन्होंने 11 राजाओं को देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या वो 100 बताई है। आगे दान वाक्यावली किसकी रचना है? तो अभी हमने देखा है ये विद्यापति की रचना है। दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली दोनों नाम से मिलती है। ठीक है, ये इनका संस्कृत ग्रंथ है, याद रखना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आगे चलते हैं थोड़ा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो नहीं समझने की बात कौन करते हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुक्ल जी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? शुक्ल जी इन्हें कृष्ण भक्त नहीं कहते हैं, है ना। और किस लिए नहीं कहते हैं? क्योंकि विद्यापति ने जो राधा कृष्ण का जो रास लीला का जो वर्णन किया है या श्रृंगारिक जो वर्णन किया है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था शुक्ल जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लोईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो रासो काव्य धारा नहीं आती है ना। भक्ति काल की आप जानते हैं 2 मुख्य भेदों में बांटा गया है इसको, है ना। और मुख्य भेद कौन से हैं? निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, 2 शाखाएं, इसकी 2 धाराएं हैं। राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये सगुण भक्ति की शाखा के भेद हैं। ठीक है, प्रकार हैं। आगे हैं सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज हैं। तो ये किसने कहा था? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन आप जानते हैं सिद्ध सामंत युग का नाम दिया था इन्होंने, किसको? आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। तो ये जो कथन मिलता है हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलता है। ठीक है, यहीं पर कल हमारी क्लास यहाँ पर बंद हो गई थी, आवाज़ आ रही थी लेकिन नहीं चल पाई थी। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है ऐप को। ठीक है, सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है आज, तो आज ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
है ना। डॉक्टर वूलर ने सबसे पहले डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। और किस आधार पर किया था, तो उन्होंने 1875 ईस्वी में कश्मीर के एक कवि थे जयानक, जिनका नाम था, उन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम से रचना लिखी थी। पृथ्वीराज विजय जो रचना थी उसको प्रमाणिक माना गया था। उसमें जो उनके माँ बाप का जो नाम है वो इतिहास से मेल खाता है। इसी आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखना। और इनके 3 वर्ग बन गए इसकी प्रमाणिकता के आधार पर। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शुक्ल जी देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास का नाम आता है। प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड मिश्र बंधु और मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या का नाम आता है। अर्ध प्रमाणिक में हजारी जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है, ये इनका नाम आता है। इस ग्रंथ में गद्य श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है किसमें, रामचंद्र शुक्ल की ये मान्यता किसके बारे में की गई है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो के बारे में कहा है, क्योंकि एक श्रृंगारिक गेय काव्य है। इसमें वीर रस का तो केवल थोड़ा बहुत ही अंश मात्र है, बाकी ये श्रृंगारिक रचना है। आगे देखते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ से ये जो टेबल है ना, जो व्याख्या दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैं सभी क्लासेस में इसको करवाती भी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये किसका मत है, तो ये शुक्ल जी का मत है। आगे देखते हैं, राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है। राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। क्या इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं, बिल्कुल सही है। यह मूलतः एक क्या है, शिलांकित रचना है, बिल्कुल करेक्ट है। यह गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। पहली बात तो इसमें शौर्य वर्णन है ही नहीं, और जो इसमें राहुल है ना, राहुल जो इसमें नाम है वो नायिका का नाम है। राहुल इसमें जो नाम है वो कौन है, लड़की है। राहुल लड़की का नाम है, राहुल नहीं है, राहुल है, ठीक है। राहुल लड़के का नाम होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये राहुल नहीं है, राहुल है, और राहुल लड़के का नाम है। तो राहुल नामक नायिका का इसमें श्रृंगारिक वर्णन है। 7 नायिकाओं का इसमें नक्सिक वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रख लेना। 7 नायिकाओं का ये दिखा हुआ है, इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। आगे इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत आपको करना है, मिलाना है यहाँ पर, यानी कि कौन से इतिहासकार ने किसको प्रथम कवि की उपाधि दी है, प्रथम कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगर की अगर बात करें तो इन्होंने पुष्पदंत पुष्य या पुण्य को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने सरैपा या सरैपाद को माना है। और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा कौन सा, 4 दोनों में दे रखा है ना। और इसके बाद फर्स्ट यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, प्रमुख कवि, प्रथम कवि और प्रस्तोता, ठीक है। कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है, तो देखो शराब का 4 की जो रचना है वो देवसेन ने की है, बिल्कुल करेक्ट। नेमिनाथ रास की रचना सुमति घनी ने की है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूर्य ने की है। लेकिन रेवंत गिरी रास की जो रचना है वो जिनधर्म सूर्य ने नहीं की, बल्कि विजय सेन सूर्य ने की है, ठीक है, विजय सेन सूर्य ने की है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर जिनधर्म सूर्य आंसर दे रखा है। रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी में विजय सेन सूर्य का काव्य ग्रंथ है। बाकी रचना यहाँ पढ़ लेना। सरैपा से संबंधित कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, हाँ बिल्कुल थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, हाँ बिल्कुल, डी भी सही है। लेकिन इसमें ये वाला सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सी इसमें गलत दे रखा है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल नहीं मानी जाती है ना। देख लीजिएगा यहाँ पर, दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी ये भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। ये किसके बारे में कहा है, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है, जो कि इन्होंने गोरखनाथ के बारे में कहा है, ठीक है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगाया लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ का जो समय है वो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी संबोधित किया है, याद रखना। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के
गोरखनाथ नाम से एक रचना लिखी थी और इनके 28 ग्रंथों का उल्लेख उसमें किया है। यहाँ पर कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं। अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। ठीक है, ये कुछ ग्रंथ आपके मिलते हैं गोरखनाथ जी के, तो याद रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासों के लघु संस्करण को 3500 जिसके अंदर छंद है उसे मूल रासों मानते हैं और उसे प्रमाणिक भी मानते हैं। ठीक है, जबकि इसके अलावा हम बात करें तो मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण है जिसके अंदर 7000 छंद हैं उसको प्रमाणिक माना है। वृहद रूपांतरण जिसमें 16306 छंद मिलते हैं इसको सबसे अधिक अप्रमाणिक और सबसे अधिक लोकप्रिय भी माना जाता है, क्योंकि जो अप्रमाणिक चीज़ें होती हैं ना कहीं काल्पनिक होती हैं और कल्पना अच्छी चीज़ों की ही की जाती है ना, उसमें कहानियाँ ऐसे घुमाई फिराई जाती हैं कि वो थोड़ी सी रोचक लगती हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट, याद रखना, पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो 69 समय में विभाजित है जिसमें आदि पर्व समय जो है ये 10वां समय है, 20वां समय है पद्मावती समय, 57वां समय कैमास वध है जो कि सर्वाधिक मार्मिक समय है इसका कैमास वध, 61वां समय है कन्नुज समय सबसे बड़ा समय माना जाता है, 65वां समय मिलता है विवाह समय और 69वां समय मिलता है महोबा युद्ध समय। आगे देखते हैं बीसलदेव रास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ठीक है, बीसलदेव के संपादन इन्होंने करवाया था। आगे देखते हैं बीसलदेव रास हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा के द्वारा 1953 ईस्वी में संपादित पुस्तक है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिल करके काव्य की रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो जहाँ पर मात्र आ जाता है ना वो तो ऑप्शन हमारा वैसे भी हमेशा गलत ही होता है, मात्र आ जाए केवल आ जाए, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो मैथिली भाषा में लिखी गई थी रचना पदावली, इसके आधार पर कहलाए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्यापति की अन्य उपाधियां भी आपको याद रख लेनी है। इनको मैथिल कोकिल के अलावा अभिनव जयदेव कहा जाता है जो कि राजा शिव सिंह ने दिया था जिनके दरबार में रहते थे। कवि शेखर खेलन, कवि वय संधि के कवि, कवि कंठार और दशावधान। इनमें से कौन सा विवरण है जो कि सही नहीं है? इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो यहाँ पर तो आंसर आपको दिख गया है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया है। ठीक है, हिंदी प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं उनमें जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये गलत है, बाकी सारे इसमें ठीक हैं। आगे है अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि आप जानते हैं राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक का नाम है हिंदी काव्य धारा। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कीर्तिलता। ये कीर्तिलता के बारे में हजारी जी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वन रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, ये आप याद रखना। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक काल के बारे में किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 34 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है कि जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदन वाला रास आसगू कवि,
चंदन बाला रास आसगु कवि, स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो ये दामोदर पंडित का है, दामोदर पंडित का है। वन रत्नाकर किसका है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। तो आगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 में? देखिए स्थूली भद्र रास किसका है? विजय सेन सूरी का नहीं है, ठीक है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि जिन धर्म सूरी की रचना है, ठीक है, जिसका रचना काल 1209 ईस्वी है। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंतगिरी रास की रचना की थी। आगे कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उद्योतन सूरी, ठीक है, उद्योतन सूरी ने लिखा था कुबलय माला। जबकि धर्म सूरी की अगर बात करें तो इन्होंने जम्बू स्वामी रास की रचना की और सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। कुबलय माला की जो रचना है वो उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर, ठीक है, जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की, जो कि एक प्राकृत ग्रंथ है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये शिव सिंह सेंगर ने माना है। शिव सिंह सेंगर और इनके अलावा मिश्र बंधुओं ने भी माना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वज्रयानी सिद्ध, ठीक है, वज्रयानी सिद्धों से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है, कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, है ना। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा था, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रज्जब सा जान। आगे देखते हैं, निर्भय भीम वयायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम वयायोग के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र सूरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ये पुतलिपा है, जो कि योगिनी का नाम नहीं है। योगिनी इसमें 4 मिलती हैं सिद्ध परंपरा में, जिसमें पुतलिपा नाम नहीं आता है। हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? वैसे तो हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी किया था, लेकिन वो साहित्यकार हैं और ये इतिहासकार हैं। तो इतिहासकार में नाम आता है अबू सईद का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो ये राउरवेल है, जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में मनाया जाता है, विद्यापति के बारे में ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये शुक्ल जी ने कहा था विद्यापति के लिए। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और जातीय कवि कहा था बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो ये जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की जो परंपरा है उसका प्रारंभ जोइंदू से माना जाता है, याद रखना। परमात्मा प्रकाश और योग सार इनकी 2 रचनाएं हैं जो मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुखी और उन्मुख किया गया है? तो ये आता है सिद्ध साहित्य में, ठीक है, ये शब्द ही उसमें देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, और इसमें ये पंचमाकार है, ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, मांस मछली मदिरा, ठीक है, इनको याद रखना। साधना पद्धति में शिव भक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं आपको याद रख लेनी है। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति और जनभाषा का प्रयोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है? क्या केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दुहा और तोमर के रचयिता, या फिर व्याकरण में पारंगत? तो यहाँ पर 48 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो, इन्होंने हिंदी के प्रथम महाकवि तो इनको माना है, ये बिल्कुल हमारा राइट है। तो 48 में करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा भाई। आप भी अपने आंसर लगाइए, है ना, पॉज करके आप अपने आंसर लगाइए कि क्या हो जाएगा, हैं। तो हिंदी के प्रथम महाकवि माना और व्याकरण में पारंगत माना है उनको। केवल जिनमें दे रखा है ना वो आंसर हमारे दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आप भी अपना आंसर लगाएं और देखें कि आपको कितने सही हो पा रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट है। MCQ का मतलब ही टेस्ट होता है,
अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है तभी आप एमसीक्यू किया करो। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 49 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2143। ठीक है। स्वयंभू, स्वयंभू 783 में जन्म हुआ था लोईपा। फिर इसके बाद पुष्पदंत का जन्म 972 ईस्वी और हेमचंद्र 1088 ईस्वी। लोईपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? अमीर खुसरो के बारे में, क्या उनका जन्म पटियाला में नहीं हुआ था? नहीं, इनका जन्म हुआ था इटावा के अंदर 1253 ईस्वी में। ठीक है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल थे। वे ईरान और भारत के, सही तथ्य कौन से हैं? सही तथ्य बताने हैं ना। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। फारसी में नहीं, किस में पूछो? हिंदी में पूछो। फारसी में नहीं पूछना भाई, हिंदी में पूछना है। तो 2 और 3 इसके सही हैं बस। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो आसगु कवि हैं, चंदन बाला रास के रचयिता। इनके एक और ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है जीव दया रास। ठीक है। जीव दया रास और चंदन बाला रास दोनों याद रखना। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने कवित्व छंद का प्रयोग किया है। कल मैंने क्लास डाली थी छंदों की, जिसमें हमने मुख्य रूप से छंदों को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आई क्लास। अगर आपने नहीं देखी हो ना तो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दुहा, कवित्व, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि हैं। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो ये पदावली लिखा है। जबकि कीर्ति लता इनका अभट्ट का ग्रंथ है। गंगा वाक्यावली इनका किसका है? संस्कृत का ग्रंथ है। मणि मंजरी नहीं है इनका, है ना। पौमचरियों में किसका वर्णन किया गया है? तो पौमचरियों ये स्वयंभू में लिखी गई रचना है, राम के आधार पर, जो कि स्वयंभू की है। ठीक है, याद रखना। इसे पद्मचरित या फिर जैन रामायण भी कहते हैं और इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड मिलते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में लिखी गई हैं। तभी इन्हें खड़ी बोली का महाकवि या फिर प्रथम कवि कहे जाते हैं, आदि कवि। ईश्वरी प्रसाद ने, आप जानते हो, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल का अर्थ होता है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। ठीक है। अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी को डिंगल भाषा कहते हैं। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये इटावा के अंदर हुआ था 1253। इटावा कहाँ पर है? देखो, अमीर खुसरो का जो इटावा में देव का जन्म हुआ था, है ना, गलत है। ये एटा में इनका जन्म हुआ था। ये दोनों एक जैसे नाम लगते हैं। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो एटा के अंदर हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है। अभी हमने देखा था पटियाली है, लेकिन ये पटियाला अलग होता है, पटियाली अलग है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं, आप जानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो ये सारंगधर को इन्होंने माना है। ठीक है। हमीर रासों के रचनाकार शुक्ल जी ने किसको माना है? तो सारंगधर ने माना है। इसके अलावा ऐसे क्यों का पूछा गया है? क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल कवि को, ठीक है, ये जो जज्जल कवि दे रखे हैं ना, इनको राहुल ने माना है इसका रचयिता। हमीर रासों का रचयिता माना है किसको? राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल कवि को, याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं? तो इन्होंने मैथिली भाषा में की है। इन चारों में से केवल मैथिली में की है। ठीक है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इन्होंने हिंदवी शब्द प्रयोग किया है अमीर खुसरो ने। कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो ये है मिश्रित अपभ्रंश। यहाँ पर अभट्ट नहीं दे रखा तो मिश्रित अपभ्रंश करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। बालचंद विद्यावई भाषा दोहनई लग गई दुज्जन आशा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? ये पंक्ति आपको बतानी है किसकी है। बालचंद विद्यावई भाषा दोहनई लग गई दुज्जन आशा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति लता। ठीक है। ये किसकी है? कीर्ति लता की पंक्तियाँ हैं ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो पुरुष परीक्षा नहीं है, ये विद्यापति की रचना है जो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। पहेलियाँ और मुकरियाँ, दो सुखने, खालिक बारी, ये अमीर खुसरो की रचना है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस सीरीज हमारी चल रही है
जो कि 2-4-5 दिन और चलेगी। तब तक टीजीटी का आपका पेपर होगा, फिर उसके बाद हम यूजीसी नेट पर फोकस करेंगे। इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्यापति, क्योंकि ये आदिकाल से संबंधित है, ना कि भक्ति काल से। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था राजा नल। ढोला कौन था? नायक था। और मारू या मारवनी जो वो थी, लड़की थी। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये कल्लोल कवि की रचना है, याद रखना। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी या फिर राजकुमारी मारवनी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। इसमें बाद में इसे कुशल राय की भी कुछ लोग मानते हैं रचना, क्योंकि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी थी। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, ये मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय को 11वीं शताब्दी किसने माना है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया था। ठीक है, इन्होंने गोरखवाणी का संपादन करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने इनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? पिंगल मिश्रित भाषा की रचना तो ये पृथ्वीराज रासो है जो लिखी गई है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं हैं जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। और पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? मिश्रित शैली, पिंगल शैली में लिखा गया है, वो है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संयोगात्मकता की ओर झुकाव। ये आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी की बात कर रहा है, लेकिन आज की जो हिंदी है ना, आधुनिक हिंदी, वो संयोगात्मकता की ओर झुकाव रखती है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि किसी के भी जो अर्थ शब्द होते हैं, बाहर की भाषाओं के जो शब्द होते हैं, वो अपने में मिला लेती है। ठीक है, सबसे ग्रहण कर लेती है। आगे आप पढ़ लेना। ठीक है, 8 स्वर अपभ्रंश में केवल, ये पंक्तियां पढ़ लेना, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, ए आ ई उ और ए ओ। ठीक है, ये 8 स्वर क्या थे? मूल स्वर थे। कमान बान छुट्टई अपार लागंत लोहो इस सारी धार, घमसान धान सब वीर केत, घन स्नोन बहन असरकत खेत। इन पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज और समुद्र शिखर का युद्ध इसमें जिक्र किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, इसको याद रख लेना। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जितने भी आलोचकों के कथन आपको पूछे गए ना, वो सब मैंने एक क्लास में करवा दिए हैं, है ना। अभी 2 दिन पहले क्लास करवाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी क्लासेस की लिंक आपको मिल जाती है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? तो ये हुई है लुइपा से। तिब्बत के 84 सिद्धों की जो परंपरा है, ये लुइपा से आरंभ हुई है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा, वैसे सिद्धों की जो परंपरा है वो किससे मानी जाती है? तो सरैपा से मानी जाती है। पहले कवि हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देख लीजिए साथ में आपको यहाँ पर ये दे रखा है ना। DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें लुइपा को माना था। ठीक है, तिब्बत के जो 84 सिद्धों की परंपरा वो लुइपा से आरंभ मानी जाती है। इनमें से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अंतिम चरण की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अंतिम चरण के हैं, जबकि स्वयंभू अपभ्रंश में लिखा करते थे अब्दुल रहमान और पुष्पदंत, ये पुराने मतलब सब पहले कवि थे, पहले चरण में ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पढ़ लिए हैं, बार बार इसलिए नहीं बता रही। और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, महापुराण, नीलकुमार चर्यु और जसर चर्यु। जबकि स्वयंभू की बात करें तो अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ पौमचर्यु, रिठनेमी चर्यु हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर,
पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य माना जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है, ये जरूर याद रख लेना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है, प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलान करना है गोरखनाथ और उनका युग। गोरखनाथ और उनका युग ये किसने लिखा था? गोरखनाथ और उनका युग। तो 75 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का गोरखनाथ और उनका युग है, ये रांगे राघव की रचना है। नाथ संप्रदाय की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय है, ये निर्गुण नाथ संप्रदाय किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निर्गुण संप्रदाय किसका है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। जबकि सिद्ध साहित्य से नाम से रचना धर्मवीर भारती ने लिखी है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, देखते हैं क्यों। पहले का हमारा दूसरा होना चाहिए, गोरखनाथ और उनका युग किसका है? रांगे राघव की रचना है, तो ये सही होना चाहिए। नाथ संप्रदाय यहाँ तक तो ये सही है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है, और यहाँ पर ये उल्टा दे दिया है। पहले 1 होना चाहिए था, फिर 3 होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत माना है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने देश भाषा नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने देश भाषा का नाम दिया है, याद रखना। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? जन्म काल की दृष्टि से सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले इनमें जो नाम आएगा वो आएगा चंद बरदाई का। ठीक है, चंद बरदाई, फिर जगनिक, फिर खुसरो और फिर श्रीधर का नाम आता है। देखते हैं, चंद बरदाई का जन्म 1168, जगनिक 1173, अमीर खुसरो 1253 और श्रीधर 14वीं शताब्दी में मौजूद थे। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य इनमें से कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भविष्यत कहा। ठीक है, भविष्यत कहा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तो ये थे गोरखनाथ, याद रखना। ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो कि गोरखनाथ की रचना है, इसमें 9 नाथों के ये नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्यार्जुन। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण किसकी रचना है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पुष्पदंत। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखी थी, महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मच्छंद्रनाथ। ठीक है, मच्छंद्रनाथ हमारा आंसर सही हो जाएगा। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो ये इनका राजमती नाम था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन रासो साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। राष्ट्रीय प्रेम का रासो साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, बिल्कुल है। तो इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घरी व्यंत गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी का क्या नाम है? अमावस के घर झिलमिल चंदा, अमावस के घर क्या है? झिलमिल चंदा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं भाई गोरखनाथ की। ठीक है, गोरखनाथ की पंक्तियां। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वे बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ के बारे में, जिसको ये पूरी तरह से जाली ग्रंथ मानते हैं, और वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं, इनमें से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है पाहुड़ दोहा में, जो कि राम सिंह की रचना है। ठीक है, पाहुड़ दोहा याद रखना। जम्बू स्वामी चरियु पम चरियु महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछ रहा है, तो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है, बाकी इन सब में हुआ है। ठीक है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो ये सिद्धों की वाणियों को संध्या भाषा कहा गया, याद रखना। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के कौन से कवि की जो भाषा है हिंदी का जो आज वर्तमान रूप जो चल रहा है उसके सबसे अधिक निकट है, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो।
ठीक है, अमीर खुसरो हमारा सही हो जाएगा। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के में पूछा गया था। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख छंद रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वीर और श्रृंगार रस दोनों ही मिलते हैं इसके अंदर, वीर और श्रृंगार रस। आगे राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये सरेपा को माना है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, सिद्धों की वानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने किया था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया था हिंदी काव्य धारा से 1945 ईस्वी में। आदिकाल के कवि सरेपा मतलब 1945 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आदिकाल के कवि सरेपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ था? आदिकाल के जो कवि थे सरेपात, उनकी काव्य परंपरा में विकसित जो नाथ पंथ का हठयोग था, नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ था? तो ये हुआ था कबीर में। ठीक है, कबीर में हठयोग देखने को मिलता है, जिसको लिए शुक्ल जी ने कहा भी था कि नाथों से इन्होंने हठयोग लिया है, नाथ संप्रदाय से। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव में ये कथन किसका है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है, उसके संस्करण को प्रमाणिक किसने माना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामल दास, है ना। कौन हो जाएगा? 94 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो रामचंद्र, अच्छा श्यामल दास ने इसको क्या माना था? प्रमाणिक माना है ना, है ना। कर्नल टॉड ने, अच्छा नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो का संस्करण है, उसको किसने माना है? तो कर्नल टॉड ने माना है, कर्नल टॉड ने माना है, याद रखना। अब यहाँ पर आपको प्रमाणिक में दे रखे हैं। देखो श्याम सुंदर दास का नाम है, वो श्यामल लाल का दास का नाम नहीं है ना। श्यामल दास अलग है, ये रहे श्यामल दास तो अप्रमाणिक मानते हैं, वो श्याम सुंदर दास का नाम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, मत होना है इसमें, है ना। मुझे भी ऐसा ही लगा था। आगे देखते हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है, जो कि जैन साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित कृति है? तो ये राउरवेल, ठीक है, ये एक शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है, याद रखना। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, क्या कह रहा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दोहा। इसमें से सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, बिल्कुल है। दोहा, कोसा और चर्या गीतों की जो भाषा शैली है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्य अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था, ये सवरपा की रचना है। ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, ऑप्शन यही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, ये मेरु तुंग की रचना है, जो कि गलत लिखी हुई है यहाँ पर, है ना। ये गलत लिखी हुई है, ये सही नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग की रचना है। पाहोड़ दुआ राम सिंह, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी और भवेशत कहा धनपाल। नेमिनाथ रास सुमति गनी की रचना है, जो प्रसिद्ध है। ठीक है, रेमिनाथ के नाम से कई रचनाएं लिखी गई थी, है ना, याद कर लेना। जस हर चरित्र के रचयिता कौन है? जस हर चरित्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत हो जाएगा। ठीक है, जस हर चरित्र के रचयिता है पुष्पदंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दव साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह देवसेन का ग्रंथ है। दव साहब पयासी से द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है, यह भी हमने ऊपर देखा था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें 101% हम कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आदिकाल से संबंधित आपको सारी रचनाएं याद हो गई होंगी। याद हो गई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। क्लास को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।